प्राइम एट 4 प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट ऑप्टिमम डोज। आज प्राइम टाइम के मेन्यू में क्या खास, पहले उस पर एक निगाह। प्राइम एट 4 में आज दिखाएंगे कांवड़ पर योगी का फरमान, हिंदू हो या मुसलमान बगैर नाम के नहीं चलेगी दुकान। लेकिन विपक्ष इससे क्यों परेशान? यूपी बीजेपी पर अखिलेश का पंच, बगैर नाम लिए किस पर कसा मॉनसून ऑफर का तंज। यह भी आज प्राइम एट 4 में आपके सामने होगा। किसानों को धमकाने वाली पूजा खेड़कर की मां गिरफ्तार, लेकिन आईएएस पूजा पर लटकी कौन सी तलवार, यह भी आज प्राइम एट 4 में। और घाटी में आतंकवादियों के सफाये का टारगेट फिक्स, लेकिन कांग्रेस कब तक करेगी प्रदर्शन पॉलिटिक्स। पूरी खबर डिटेल के साथ आज प्राइम एट 4 में होगी। कि गोंडा से आ रही है ये बड़ी खबर, आपको दिखाते हैं। गोंडा में पटरी से उतरी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 10 से 12 बोगियां पटरी से उतरी। झिलाही रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरी है ट्रेन। एक यात्री की इसमें मौत हो गई है और कई के जख्मी होने की खबर आ रही है। मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंच गए हैं। यहां ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये दुर्घटना हुई। गोंडा में ये ट्रेन हादसा हुआ है और हादसे के बाद की तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं। एक यात्री की इसमें मौत हो गई है। झिलाही रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरी ट्रेन। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 10 से 12 बोगियां पटरी से उतर गईं। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गोंडा में पटरी से उतर गई। सीएम योगी ने ट्रेन हादसे का संज्ञान लिया। अधिकारियों को फौरन मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। राहत और बचाव में तेजी लाने का निर्देश भी उन्होंने दिया। और यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर एक्शन में है सीएम योगी। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक की है उन्होंने। अधिकारियों को निर्देश दिए 72 घंटे में सारे काम पूरे हो जाएं। कांवड़ रूट की मरम्मत का बचा हुआ काम 72 घंटे में पूरा हो जाए, यह भी उन्होंने कहा। कांवड़ रूट पर व्यवस्था में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कहा सीएम योगी ने। योगी ने बहुत साफ साफ कह दिया है कि कांवड़ यात्रा रूट की मरम्मत 72 घंटे में पूरी हो जानी चाहिए। हर जिले में कांवड़ रूट का काम पूरा करने का निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दे दिया है। ड्रोन से पूरे कांवड़ रूट की निगरानी की जाएगी, ये उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। पूरे कांवड़ रूट पर सहायता शिविर जगह जगह पर लगाए जाएं, ये निर्देश भी दिए गए हैं। कांवड़ शिविर लगाने वाले का सत्यापन जरूर हो। कौन कौन से लोग शिविर लगा रहे हैं उनको पहले वेरीफाई किया जाए और उसके बाद उनको यहां शिविर लगाने दिया जाए। कांवड़ रूट पर गंदगी या जल जमाव नहीं होने दिया जाए। रूट पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। स्ट्रीट लाइट्स पूरे रूट में हो, यह सुनिश्चित किया जाए। फूल बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत किया जाए। कांवड़ रूट पर पेयजल और शिकंजी का भी इंतजाम हो। अलग अलग मंत्रालय के साथ मिलकर इंतजामात को मुकम्मल किया जाए, यह भी सीएम योगी ने कहा है। सीएम योगी को जिलाधिकारियों के लिए भी उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। सावन में शिव मंदिरों में भीड़ प्रबंधन जरूरी है। उन्होंने कहा स्थानीय प्रशासन मंदिर प्रबंधन से संपर्क करे, शिव मंदिरों के इंतजाम का निरीक्षण किया जाए, हादसों को टालने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। हाल ही में भगदड़ की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है, लिहाजा ये अब सावन को देखते हुए शिव मंदिरों में, शिवालयों में जबरदस्त भीड़ होगी, ये पहले से ही एंटीसिपेट किया जा रहा है। और इसी के तहत सीएम योगी ने कलेक्टर्स को कहा है कि अपने अपने जिलों में जो आपके यहाँ बड़े शिवालय हैं उनके यहाँ प्रबंधन समिति के साथ आप संपर्क में रहें और ये सुनिश्चित करें कि दर्शन के दौरान भक्तों को कोई समस्या ना हो और कम से कम कोई हादसे की स्थिति न बनने पाए। और अब आपको यूपी में कांवड़ का रूट भी बता देते हैं, जिसमें पूरे रास्ते में तमाम इंतजाम करने के लिए सीएम योगी ने कहा है। मेरठ से शुरू होकर बागपत, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और सहारनपुर, यहां पर आप देख रहे हैं ये जगहें हैं जो कांवड़ यात्रा के रूट में आती हैं। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार का यह बड़ा आदेश है। कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली दुकानों और होटल्स के लिए सरकारी आदेश जारी किए हैं। सभी को दुकान और कर्मचारियों की पहचान बतानी होगी। छद्म नामों के साथ दुकानें नहीं चलाई जा सकती। फलों की दुकानों के सामने नाम लिखना जरूरी होगा।
यूपी सरकार का यह आदेश है। कांवड़ यात्रा को लेकर यह तैयारी है। फल के ठेले पर नाम लिखना होगा, ढाबे का नाम और कर्मचारी के संदर्भ में नाम डिस्प्ले करने होंगे। बिरयानी वाली की पहचान जिस भी तरह की जो दुकान है उसके साथ उसके मालिकों का नाम, एम्बिग्विटी किसी तरह की ना हो, कौन है ये मालिक, किसको, कौन इसको ओन करता है, इसको लेकर चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं। और मुजफ्फरनगर में शुरू हुआ सरकार के आदेश का पालन भी। दुकानों पर नाम और कर्मचारियों की पहचान सार्वजनिक करने के संदर्भ में यह काम शुरू हुआ। मुजफ्फरनगर में 240 किलोमीटर का यह कांवड़ मार्ग है। कांवड़ मार्ग में सरकारी आदेश का पालन शुरू हुआ। यहां पर दुकानों के सामने जो डिस्प्ले होगा वो चीजों को स्पष्ट करने वाला होगा, एम्बिगुअस नहीं होगा। ये जो पालन करने जो निर्देश दिए गए उसका पालन शुरू हो गया। हमने कहा कि हमारी यही समस्या है कि कोई भी मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर, अपने नाम को छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी कोई भी दुकान न चलाएं। तो हमें पुलिस प्रशासन मुजफ्फरनगर ने आश्वासन दिया कि ठीक है, अब कोई अपनी पहचान नहीं छिपाएगा। में जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपने खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। यूपी सरकार आदेश पर ओवैसी का वार। हिटलर शाही से आदेश की तुलना की। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए हमला किया। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद न ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में एपार्थीड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम चोरन बायकॉट था। उनका कहना यह है कि ये भेद किया जा रहा है, लोगों में ये भेद पैदा किया जा रहा है और ये भेद करना ठीक नहीं है, कहना है ओवैसी का। ओवैसी के बाद अखिलेश ने भी उठाया सवाल। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या चलेगा? उसके नाम से पता कैसे चलेगा कि वो कौन है? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करें। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एडवाइजरी जारी करी है, मुझे लगता है कि सही है। आप अपने आइडेंटिफिकेशन क्यों छुपाना? एक आस्था का बड़ा त्यौहार मनाने जा रहे हैं लोग। कांवड़िए पवित्र जल लेने जा रहे हैं, लेकिन इसमें अखिलेश यादव अपनी जो तुष्टीकरण की राजनीति का ट्विस्ट है वो लेके आ गए। और आगे आपको दिखाने वाले हैं यूपी में बीजेपी की हार का पूरा विश्लेषण। लेकिन पहले खबर जयपुर से। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। लाठीचार्ज में कई छात्रों के जख्मी होने की खबर। दोबारा छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर यह प्रदर्शन। यहां आप देखिए, दोबारा छात्र संघ चुनाव कराए जाएं, इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है और स्थितियां काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा है। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की रिपोर्ट पीएम को सौंपी गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई। भूपेंद्र चौधरी ने पीएम के साथ गृह मंत्री शाह, जेपी नड्डा को भी यह रिपोर्ट सौंपी। 15 पन्नों की रिपोर्ट में हार की वजहें बताई गई हैं। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में हार की वजहें कास्ट फैक्टर और वोट प्रतिशत को लेकर आइडेंटिफाई किया गया है। इस रिपोर्ट में पेपर लीक, संविधान बदलने वाले पार्टी नेताओं के बयान और प्रशासन की मनमानी का जिक्र भी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट, 15 पन्ने की रिपोर्ट क्या कहती है? 80 सीटों पर 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई गई है वो क्या कहती है? फीडबैक के आधार पर 15 पेज की रिपोर्ट ये बताती है कि कहां पर कौन से फैक्टर्स पार्टी के अगेंस्ट गए हैं, पार्टी के खिलाफ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 6 क्षेत्रों में 6 क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी का वोट शेयर 8% घटा है। पश्चिम और काशी क्षेत्र, यहां बीजेपी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। मतलब यह समझ लीजिए कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम और काशी क्षेत्र में 28 में से सिर्फ 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है।
ब्रज इलाके में 13 में से महज 8 सीटों पर बीजेपी जीती है और गोरखपुर रीजन में पार्टी को 13 में से 6 सीटें मिली हैं। आवाध इलाके में बीजेपी ने 16 में से 7 सीटें हासिल की हैं। कानपुर और बुंदेलखंड में 10 में से 4 सीटें हासिल हो सकी। और आगे आपको दिखाएंगे अखिलेश ने किसे दिया मॉनसून ऑफर। लेकिन पहले बुलंदशहर से आई बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां सपा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता गुड्डू पंडित पर मुकदमा दर्ज हो गया है। गुड्डू पंडित पर उनकी ही पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी ने दर्ज करवाया है गुड्डू पंडित पर मुकदमा। पत्नी ने गुड्डू पंडित से जान का खतरा खुद को बताया। मुझे और मेरे बेटे को मार दिया जाएगा, अर्चना पांडा का कहना है। मुझे मधुमिता शुक्ला बना दिया जाएगा, अर्चना पांडा का यह भी कहना है। जब तक राष्ट्राध्यक्ष जी अखिलेश जी नहीं आएंगे, अखिलेश जी मैं मर जाऊंगी, पर मैं गाड़ी से उतर के नहीं जाऊंगी। ये समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता पूर्व बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी अर्चना पांडा हैं, जो अपनी जान को खतरा बता रही हैं। अखिलेश यादव से न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन अखिलेश के पास इतना वक्त कहां कि कार्यकर्ताओं की आवाज को सुन सके। वो चीख चीख कर कह रही हैं, अखिलेश जी बचा लीजिए। अखिलेश जी मुझे मरना पसंद है, मैं गाड़ी से उतर के नहीं जाऊंगी। देखिए जो अपराधी है वो बाहर घूम रहे, दीपक शर्मा जिसने रास्ता दिखाया, राजू पंडित जो इनका पीएसओ, सचिन शर्मा हापुड़ का जो मेरी मर्डर की प्लानिंग रचते थे, ये सब एक गैंग बन के काम कर रहे थे। अखिलेश जी ये वही कार्यकर्ता हैं जिनकी बदौलत आप फर्श से अर्श तक पहुंचे। ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आपकी डूबती नैया को बचाया। अब वो अपनी जान को बचाने की गुहार लगा रही हैं। वो चीख चीख कर कह रही हैं कि उन्हें मार दिया जाएगा। मुझे मार दिया जाएगा, मुझे फिर से मधुमती शुक्ला बना दी जाएगी। मुझे राष्ट्राध्यक्ष जी मुझे बचा लीजिए। जब तक आप आएंगे नहीं राष्ट्राध्यक्ष जी, जब तक मैं नहीं जाऊंगी। गुड्डू पंडित और उसके बेटे सार्थक शर्मा से ये जान का खतरा बता रही हैं और फपक कर रो रही हैं। तो हमारे घर को गुंडों ने कब्जा कर दिया और मुझे नहीं पता था, जिसका हाथ पकड़ के मैं आई। आज वो मेरे और मेरे बेटे को मारने का षड्यंत्र बना लिया। अखिलेश तो नहीं गए, लेकिन योगी की पुलिस ने फौरन मुकदमा दर्ज कर आरोपी सार्थक शर्मा को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अर्चना पांडा के मामले में समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान भी आ गया है। यह पारिवारिक मामला है, मनोज यादव ने कहा। इस मामले में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। महिला सुरक्षा से कोई समझौता हमें मंजूर नहीं है, समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आया। देखिए, निश्चित तौर पे हस्बैंड वाइफ के तमाम बातों पे तमाम तरह के मतभेद होते हैं, झगड़े होते रहते हैं, उस पर समाजवादी पार्टी क्या करे। लेकिन निश्चित तौर पे अगर वो प्रशासन के पास गई, एसपीडीएम के पास गई हैं, तो ये एसपीडीएम की जिम्मेदारी बनती कि उनकी मदद करें। समाजवादी पार्टी किसी ऐसे पारिवारिक झगड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन अगर किसी की जान को खतरा है तो उसकी मदद प्रशासनिक रूप से उन लोगों को करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अपील करती है एसपीडीएम से भी कि उनकी मदद की जाए। अगर उनको किसी तरह का कोई भी इस तरह की बात है, अगर उसके बावजूद मदद उनकी नहीं होती है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सुचारू रूप से काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तमाम सारे नारे, स्लोगन चल रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के सहारे चल रहे हैं क्या? ये भी बीजेपी सरकार को मौजूदा बताना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की बीजेपी में सियासी घमासान मचा हुआ है और इसमें अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। यूपी बीजेपी की कलह पर अखिलेश यादव का तंज देखने को मिला है। बिना नाम लिए केशव प्रसाद पर उन्होंने निशाना साधा है। मॉनसून ऑफर का जिक्र किया है। सपा चीफ ने कहा कि 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश ने इसे मॉनसून ऑफर करार दिया है। मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ, ट्वीट यहां आपको दिखाई दे रहा है। यूपी की राजनीति से ही ये खबर। उपचुनाव साथ लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। समाजवादी पार्टी 7, कांग्रेस 3 पर चुनाव लड़ सकती है। 21 जुलाई को लखनऊ में कांग्रेस की अहम बैठक है। बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। सामूहिक निकाह कार्यक्रम पर तौकीर रजा का बयान सामने आया है। हमारा कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ है। मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण रोके प्रशासन तभी टलेगा सामूहिक निकाह कार्यक्रम। मौलाना तौकीर रजा खान ने
धर्म परिवर्तन करने वाले युवक युवतियों का निकाह कराने को लेकर फिर से बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ है, उम्मीद है कि प्रशासन हमें अनुमति देगा। मौलाना ने मांग की है कि जिन लोगों ने मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराई है उनकी भी जांच करवाकर कार्रवाई की जाए। हमें जब तक यह आश्वासन नहीं मिलता हम अपना कार्यक्रम स्थगित नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अनुमति नहीं मिली तो हम कानून के खिलाफ कोई कार्य नहीं करेंगे। ने जो तारीख दी थी हम उस तारीख को ही अपना प्रोग्राम करेंगे। परमिशन अगर नहीं दी जाती है तो हमें इतना पूछने का हक है कि हमें परमिशन देने में आपको क्या दिक्कत है। बाकी लोग जो परमिशन नहीं मांगते हैं वो कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, किसी का भी धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान में 2 किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून है जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है, दूसरा वो कानून है जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी हरामकारी कर सकते हैं। बदलती डेमोग्राफी पर बोले सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। 65 सालों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। असम में 1951 में 12% मुसलमान थे, आज असम में मुस्लिम आबादी 40% है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि 2 धर्म के लोगों के बीच में शादी होती है तो वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत होती है, लेकिन आज घुसपैठिए आकर आदिवासी बेटियों से शादी कर रहे हैं। सीएम हेमंत ने कहा कि इसे लेकर मैं हर दिन संघर्ष कर रहा हूं। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। और सबका साथ सबका विकास बंद करो वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर जेडीयू का रिएक्शन आया है। देश का संविधान सबके लिए बराबर है, जेडीयू ने कहा। संविधान को चुनौती देने का अधिकार किसी के पास नहीं है। कल पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास बंद करो, जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे की आवश्यकता नहीं है। सबका साथ सबका विकास আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। देश का संविधान हर एक जाति, धर्म, समुदाय, परंपरा सबके हितपोषक है और देश के संविधान को चुनौती देने की स्थिति इस देश में किसी भी राज सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति को यह अधिकार ही प्राप्त नहीं है। अब आप शब्दावली का इस्तेमाल करके, छद्म भाषा का इस्तेमाल कर करके अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन संविधान के विहित दायित्व में सबका सम्मान करना आवश्यक है। और नीट यूजी पेपर लीक केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने पटना एम्स के 4 छात्रों को पकड़ा है। एम्स के छात्रों से सीबीआई की पूछताछ जारी है। मेडिकल छात्र के रूम भी सीबीआई ने सील किए। लैपटॉप, मोबाइल भी सीबीआई ने जब्त किए। हिरासत में लिए गए 3 छात्र 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। सीबीआई की हिरासत में 2nd ईयर का एक स्टूडेंट भी है। और छात्रों पर एक्शन को लेकर पटना एम्स के डायरेक्टर का क्या कहना है? अगर छात्र पेपर लीक में शामिल होंगे तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। एम्स प्रशासन भी कार्रवाई करेगा। जीके पाल, जो कि डायरेक्टर हैं एम्स के, उन्होंने कहा है कि अगर ये लोग शामिल पाए गए हैं तो इन पर कार्रवाई होगी। नीट पेपर लीक मामले में लगातार सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। पटना एम्स से 4 स्टूडेंट, जो मेडिकल स्टूडेंट है उसको भी हिरासत में लिया गया है सीबीआई की तरफ से। हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं पटना एम्स के, उनसे हम सीधे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि कब ये सीबीआई की टीम आई थी और किन लोगों को गिरफ्तार किया? कल 17 जुलाई को सीबीआई टीम आए थे हमारा कैंपस में। इससे पहले उनका एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमें इंफॉर्मेशन भेजे थे हमारा व्हाट्सएप में। एक स्टूडेंट का पिक्चर और उनका मोबाइल नंबर, कौन सा हॉस्टल में रहते हैं, वो सब डिटेल हमारे पास भेजे। उसके बाद हम एक राउंड ले रहे थे, उसी समय उनका एक इंस्पेक्टर आके स्टूडेंट को लेके गए। उसके बाद
उनका और एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमें आधा घंटे के बाद, ये जो पहला हुआ 3:30 बजे, उसके बाद उनका और एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमें फिर फ़ोन किए और 3 स्टूडेंट का नाम और उनका फ़ोटो हमारे पास भेजे व्हाट्सएप में और बोले कि डायरेक्टर साहब हमें ज़रा मदद कीजिए, स्टूडेंट को हम इंटरोगेट करेंगे। उसके बाद मेरा जो डीन एकेडमिक है और OSD हैं, डीन स्टूडेंट अफेयर्स में, सबको स्टूडेंट का। और नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए का नया हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में आया है। कोई सिस्टेमिक फेलियर नहीं था, एनटीए ने कहा। बिहार की घटना आपराधिक गतिविधि है, एनटीए ने कहा। बिहार में जो हुआ उसकी जांच जारी है। एनटीए का कहना है सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह भी कहा। 17 संदिग्ध उम्मीदवारों के नतीजे रोके गए हैं, एनटीए का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया गया है। नीट पेपर मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। नीट परीक्षा का पूरा रिजल्ट ऑनलाइन डाला जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। शनिवार 12 बजे तक सेंटर वाइज रिजल्ट्स जारी किए जाएं। पटना में पेपर लीक हुआ, इसमें कोई शक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पेपर लीक पर सोमवार को सुनवाई जारी रहेगी। 24 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, सॉलिसिटर जनरल ने कहा। कांग्रेस का प्रदर्शन। जम्मू के शहीदी चौक पर कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी की। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने बोला हमला। जो आतंकवाद कांग्रेस की सरकार में कम कर दिया था, खत्म होने जा रहा था, वही आतंकवाद हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। हमारे जवानों, सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सिविलियंस, हमारे पिलग्रिमेज और हमारे सभी लोगों की चिंता का विषय बन गया है जिस तरह से टेररिज्म बढ़ रहा है। और बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी ने वाल्मीकि निगम घोटाले की जांच की मांग की। बीजेपी का दावा 180 करोड़ का बड़ा घोटाला है ये। बीजेपी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा। दरअसल कर्नाटक सरकार जनजातीय जनसंख्या के लिए रोजगार समेत कई योजनाएं चलाती है और इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था होती है। इसी महर्षि वाल्मीकि फंड में घोटाले की बात सामने आई। और विवादित ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर, उस मामले में क्या? मां मनोरमा खेड़कर को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो रायगढ़ के महाड़ के एक होटल में नकली पहचान के साथ रह रही है। पिछले कुछ दिनों से मनोरमा फरार चल रही थी। मनोरमा पर किसान को धमकाने का आरोप है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।